दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग जो आपका पीएम यशस्वी योजना 2023 का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे। आज का जो वीडियो होगा ये आपका सेट नंबर 1 होगा, ठीक है। और प्रत्येक सेट में आपका 15 प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 जो प्रश्न होंगे वो आपका मैथ का होगा, 5 जो प्रश्न होगा आपका साइंस का होगा और 5 प्रश्न जो होगा आपका एसएसटी का होगा। और इस तरह करके मैं आपको टोटल 10 सेट्स यानी कि 10 सेट्स में लूंगा आपको, ठीक ना। तो कुल मिलाकर बोलो तो आपको 150 प्रश्न, 150 यानी कि 150 प्रश्न में आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाए हुए हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लाए हुए और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चाहे आप लोग हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, उससे कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो आपका सबसे फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न क्या है आप लोग देख लो। आपके पास सिंपल सा प्रश्न है, क्या लिखेगा? 676 का वर्गमूल होगा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 676। तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम तो आप लोग 40 और ज़्यादा से ज़्यादा तो 50 तक याद जरूर कर लो, यानी कि 40 या 50 तक तो आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल आना ही आना चाहिए, मुंह जवानी याद होना चाहिए आपको। किसी का भी पूछो आप लोग तुरंत एकदम बता सको, तो ऐसा आपको याद कर लेना है। तो अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि जो 676 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 26 होता है, 26 होता है, यानी 4 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉरी, प्रश्न है आपके पास, यदि x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 3 हो तो आपको y माइनस वाई एक्स का मान क्या होगा बताना है। प्रश्न कर रहा है कि इफ x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 3 तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे निकालोगे भाई साहब? सिंपल सा वैल्यू है, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस वाई एक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको y और x का वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। बस माइनस प्लस का थोड़ा अच्छा से ध्यान रखिएगा। y का वैल्यू आपके पास 3 है तो 3 हो गया माइनस, और यहाँ भी y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 3 दूनी 6 या फिर बोलो 3 टू जा 6 यानी -6 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 3 और माइनस का ऑलरेडी है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास? -6 आया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस ये जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 6 आ जाएगा। और 3 और 6 को जब ऐड कीजिएगा, 3 और 6 को जब ऐड कीजिएगा तो आपका कुल मिलाकर 8 आएगा, यानी आपका 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर में दिख रहा है, 2 नंबर के ऑप्शन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पासे को एक बार उछालने पर भाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर व्हेन डिस्क थ्रोन वंस इज। यानी कि आप जब एक पासे को एक बार उछालते हो, एक डिस्क को एक बार जब उछालते हो, ठीक ना, तो आपको कंपोजिट नंबर आने की, जो आपका भाज्य संख्या होता है वो भाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है आपको ये बताना है, क्या प्रोबेबिलिटी इसकी, आपको ये चीज बताना है। तो कैसे निकालिएगा? तो समझिए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो जो चीज पूछा है उसकी संभावना को, उसकी प्रोबेबिलिटी को ऊपर में यूं समझ लीजिए कि जो चीज आने की पॉसिबिलिटी है उसको आपको ऊपर में रखना है, और कुल मिलाकर कितनी चीजें, टोटल कितनी चीजें आ सकती है उसको आपको नीचे रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिस्क की बात की गई है, एक पासे की बात की गई, तो उसमें टोटल 6 चीजें आ सकती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, 6 को नंबर होता है ना जी, 7वां तो नहीं ना होता है। हाँ, तो इसमें टोटल 6 चीजें आ सकती है। एक बार उछालोगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 चीजें आ सकती है, तो जितनी चीजें आ सकती है उसको आपको नीचे में रखना है, ठीक ना, बटे का नीचे में आना चाहिए, ठीक ना। और जो चीजें पूछी है, क्या पूछा है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या पूछा है। तो इसमें टोटल 6 चीजें हैं, और 6 चीजों में से आपको ये 4 और 6 जो है ये आपके कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, क्योंकि 4 और 6 ही ऐसे नंबर्स है जो खुद के अलावा एटलीस्ट और दूसरी संख्या से भागा लगता है, जो कि 2 और 3 है, ठीक ना। 2 और 3 6 से कटता है, ठीक ना, और 2 से 4 कटता है, ठीक ना।
2 3 6 से नहीं, 6 2 और 3 से कटता है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर बात मेरा कहने की है कि 4 और 6 जो ये कंपोजिट नंबर है, 2 चीजें हैं यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपका आएगा क्या, भाज्य संख्या होने का, यानी कि टोटल 6 नंबर में से सिर्फ 2 ही हैं। तो जो मौजूद है, जो जिसको पूछा है, क्या पूछा है, ये कंपोजिट नंबर पूछा है ना, और ये 2 है, तो जितनी है उसको आपको ऊपर में रखना है, 2 है तो 2 को ऊपर में रखो, ठीक ना, और टोटल चीजें को आपको नीचे रखना है। तो यही आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बटे में कुल संख्याओं की, प्रायिकता नहीं, भाज्य संख्या आने की संभावना बटे में कुल चीजों की संभावना। तो भाज्य संख्या कितनी हो सकती है, या 2 है तो 2 आएगी, 2 से ज्यादा तो कुछ नहीं ना आ सकता, ठीक ना, और कुल मिलाकर 6 है तो 6 को नीचे रखो, तो 2/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर आप लोग चाहो तो इसको काट लो एक बार, यहाँ पे 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/3 आ जाएगा, 1/3 आएगा। तो या तो आपका आंसर 2/6 दिखेगा, ठीक है, यानी कि 2/6 दिखेगा, ठीक ना, या तो आपको 1/3 दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 2 नंबर में आपको दिख रहा है 2/6, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/3 आपको ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, लाभ की स्थिति के लिए निम्न में क्या सही है। फॉर प्रॉफिट व्हाट कंडीशन इज करेक्ट, ठीक ना। तो आपको प्रॉफिट पाने के लिए, लाभ होने के लिए आपको क्या कंडीशन जरूरी है, क्या होना चाहिए। तो चलो एज ए एक आप लोग सेलर, एक दुकानदार के जैसा सोचो, ठीक ना, कि आपको लाभ, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप लोग कोई चीज को खरीदोगे और उसको ज्यादा वैल्यू में, ज्यादा प्राइस से बेचोगे। अगर आपने कोई 4 रुपया में खरीदा, उसको अगर 6 रुपये में बेचोगे तो आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया का आपका प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर जब आप लोग खरीदते हो उससे ज्यादा रेट में अगर बेचोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। और आपको पता है जो जिस प्राइस में आप लोग खरीदते हो, जिस मूल्य में आप लोग खरीदते हो, उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस में हम लोग, जिस मूल्य में बेचते हैं, उसको हम लोग विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, फिर सेल प्राइस बोलते हैं। तो आपका जब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में ऐसा रिलेशन होगा कि आपका जो विक्रय मूल्य है, या फिर मैं बोलूँ जो आपका सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य जो है आपका, सेलिंग प्राइस वो जब ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से, तभी ना आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ज़्यादा पैसा में बेचोगे तभी ना प्रॉफिट होगा। यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो ग्रेटर देन वो क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए। यानी कि सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तभी आप लोग का क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन उसका करेक्ट था। 5 नंबर का प्रश्न में आपको एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ये बराबर है, यानी कि इस इक्वेशन इज इक्वल टू आपको ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते, सीधा सा है। तो आपको पता है बोर्ड में, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम लोग ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं, ब्रैकेट का काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपको बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर में इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको बड़ी बड़ी ब्रैकेट आपको दिख रही होगी, और उसके अंदर में भी और एक ब्रैकेट दिख रहा है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो देखो यहाँ पे आपको, यानी कि सबसे पहले आपको इस अंदर वाले ब्रैकेट का काम करना होगा। यानी कि सबसे पहले आप लोग 6 - 2 करो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पे 4 आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद जब इसका वैल्यू आपके पास 4 आ गया, तो फिर इसको 8 के साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जब 8 में 4 गया तो आपके पास फिर 4 आएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू है आपके पास, इसका टोटल का वैल्यू आपके पास प्लस का 4 है, और यहाँ पे 4 माइनस पहले से, यानी कि 4 - 4 क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से आपका जो साइंस का प्रश्न है वो शुरू होता है। देखिए चिप्स उत्पादक चिप्स के पैकेट में अक्सर खाली घर गैस भरते हैं। यानी कि यहाँ पे खाली घर में कौन सा गैस होगा आपको बताना है। यानी सीधा सीधी प्रश्न है कि जो आपके पास चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो यूजुअली फ्लैश बैग ऑफ चिप्स विथ गैसेस। यानी कि जो चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो आपका जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें कौन सा गैस डालकर फिल करते हैं। तो आपको पता होगा कि वो नाइट्रोजन गैस डालते हैं, एन, जिसको शॉर्ट में एन से डिनोट किया जाता है। तो यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है, क्योंकि चिप्स क्या है कि वो अगर आप लोग हवा में रख दोगे, खुले में अगर आप लोग एयर में रख दोगे तो वो आप क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, या फिर बोलो कि वो खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो खराब हो जाएगा, तो खराब हो ना हो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए शरीर का सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है, नेम ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में सबसे कठोर, सबसे हार्ड जो चीज होता है वो क्या होता है, टीथ एनिमल, यानी कि दांत की परत होती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए
गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो आप लोग तो अपने पापा के साथ बाइक में ट्रेवल तो किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो बाइक का हैंडल होता है उसमें एक ऐसे करके दो ऐसा ऐने निकला होता है, तो वो जो आपका मिरर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पश्च दृश्य दर्पण, और इंग्लिश में बोल सकते हो क्या बोलते हैं? रेयर व्यू मिरर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये मिरर होता है वो किसका होता है? तो याद रखिएगा वो किसका होता है आपका? वो आपका क्या होता है? वो आपका उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या होता है कि चीजों का जो होता है वो छोटा आकृति बना कर देता है आपको। क्या करता है? चीजों का छोटा आकृति बना कर देता है वो। इसी कारण से क्या होता है कि पीछे का बड़ा क्षेत्र, बड़ा एरिया आपको नजर आता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न आपके पास क्या है? सो दो तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने का मात्रक क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स इज मेजर्ड बाय द यूनिट। तो किस यूनिट से आपको दो तारों के बीच का डिस्टेंस मापा जाता है? तो क्या किलोमीटर है? नो, क्योंकि किलोमीटर पता है तारों के बीच का डिस्टेंस के आगे कैसा लगेगा? जैसे कि किसी पहाड़ के सामने एक चींटी को खड़ा कर दिया गया है तो किलोमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। उसी तरह से मीटर भी छोटा हो जाएगा, हेक्टोमीटर भी छोटा हो जाएगा। तो बचा क्या? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? यूजुअली एक लाइट को एक ईयर में, 1 साल में जितना दूरी वो तय करता है उसी को क्या कहते हैं? एक लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लाइट ईयर में मापते हैं। आप चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न क्या है? सो इनमें से कौन सा ना ही तत्व है और ना ही क्या है आपका एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर कंपाउंड, ठीक ना। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो आपका ना ही एलिमेंट है ना ही कंपाउंड है? तो फिर कौन है भाई साहब? तो देखो बेसिकली मैं बता दूं कि वायु जो होता है ये एक मिक्सचर होता है, ये ना ही एक कंपाउंड है ना ही कोई एलिमेंट है। क्योंकि एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए भाई? जिसका फिक्स, उसमें क्या हो कि आपका जो आपका एटॉम्स होते हैं वो फिक्स होने चाहिए सभी पर। वहाँ पे जितने भी एटॉम्स मौजूद होंगे कोई एक एलिमेंट में, कोई तत्व में, वो सेम प्रकार के होंगे। तो भाई वायु में तो ऐसा है नहीं। वायु में कभी आपको नाइट्रोजन का एटॉम मिलेगा, सल्फर का एटॉम मिलेगा, क्योंकि वायु एक मिक्सचर है, उसमें सभी प्रकार का गैस मिलते हैं। तो ये तो भाई एलिमेंट हुआ नहीं, तत्व हुआ नहीं। तो अब बचा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या भाई कि एक फिक्स रेशियो होना चाहिए किसी भी चीज़ों का। तो जैसे कि अगर मैं जल की बात करूँ तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वो फिक्स रेशियो में मिला होगा तभी वो जल बना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, थोड़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो वो दूसरा कुछ बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन एयर का ऐसा कुछ नहीं है। एयर में कहीं आपको ज़्यादा वायु मिलेगा तो कहीं आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, कहीं कम ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। एयर में आपको हर प्रकार का अलग अलग वेरिएशन मिलेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप लोग जितना हाइट में जाओगे आप लोग देखोगे कि ऑक्सीजन पतला होता चला जाता है, यानी कि ऑक्सीजन कम होता चला जाता है। तो अगर एयर अगर आपका क्या होता है कंपाउंड होता तो वो आगे भी तो ऑक्सीजन ऊपर में भी तो सेम होता ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड भी नहीं है। तो यानी कि एयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा भी क्या है कि एक एलिमेंट है, तो इस सब की तो बात ही नहीं करना। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक कंपाउंड है, और जल भी क्या कंपाउंड है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आपका एसएसटी का शुरू हो जाता है। तो देखिए एसएसटी में आपको क्या क्या प्रश्न है, सो मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो यानी कि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। दांडी नामक तट तो किस नदी पर स्थित है? और आप लोग ट्राई कीजिएगा कि वीडियो को 2x का वीडियो देखने का, तो आपको आसानी होगा समझने में। दांडी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो याद रखिएगा वो साबरमती रिवर के आपके बैंक में स्थित है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। सामने स्थित है, किनारे में, तट पे, जो बोलना है, ठीक ना। देखिए जो आपका 12 नंबर का प्रश्न वो क्या देखिएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो देख लीजिएगा डिड सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, कब हुआ था ये याद रख लीजिएगा। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा वो स्टार्ट हुआ था 954 यानी कि 1956 में, और ख़त्म कब हुआ था? वो 1961 में। तो याद रख लीजिएगा 5 साल का होता है भाई साहब, आपको पता है, देखते पता चल रहा है 5 ईयर्स प्लान है, ठीक ना। पंचवर्षीय योजना तो 5 वर्ष ही चलेगा। स्टार्टिंग हुआ था 954 1954, ठीक ना, 56 56, ठीक ना, और ख़त्म को हुआ था 1961, 5 साल चला। तो देख लो 56 से 5 साल जोड़ के देखो 61 आएगा, यानी कि 1961 तक खत्म हुआ था। और अगर मैं पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूँ तो फिर अब भाई कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 यानी कि 1951 में शुरू हुआ था, और ख़त्म हुआ था 5 साल जोड़ लो यानी कि 956, या फिर ये बोलो कि 1956 में,
ठीक ना, 1956 में, और 1956 से दूसरा शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो देखो बेसिकली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा वो क्या होता था, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। याद रख लीजिए, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, लेकिन भारत आज़ाद 1947 में ही हो गया था। उसके कुछ महीनों के बाद आपका जो हमारा संविधान आया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो आया था, जो कि लागू हुआ था, आपका इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी पहले हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1954 में स्थापित हुई। देखिए क्या लिखा है, वेयर डिड इंडियन फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश इन 1954। कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा बम्बई में, और उसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं। यानी पहले बम्बई बोलते थे, अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं। मुंबई आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए क्या लिखा है, व्हेन वाज प्लान कमीशन स्टेबलाइज्ड। ठीक ना, तो बेसिकली सीधा सा कि जो आपका प्लान कमीशन था, यानी कि जो आपका योजना आयोग था, वो कब स्थापित हुई था, कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा वो 1950 को, यानी कि 1950 में हुआ था, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ था। और अगर मैं एक्चुअल डेट की मैं बात करूँ तो 15 मार्च था, 15 मार्च को हुआ था। याद रख लीजिएगा। ठीक ना, 15 मार्च 1950 को। तो ये हमारा 15 प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अगले सेट पर बढ़ेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।